बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और अब सेनेट इलेक्शन 3 मार्च को होंगे। 12 और 13 फरवरी को जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे और 14 फरवरी को इब्तिदाई फहरिस्त उम्मीदवारों की जारी होगी और इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। 21 फरवरी को हतमी फहरिस्त और फिर 22 फरवरी को जो उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस लेना चाहें उनको ये ऑप्शन दी जाएगी। इसके साथ साथ 48 नशिस्तों पर ये इंतखाबात होंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में जो रिटर्निंग अफसरान है वो भी मुकर्रर कर दिए हैं। तो एक तरफ तो इंतजामात मुकम्मल हो गए, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन की तारीख जिस तरह करीब आ रही है, सियासी जमातें भी हमें पूरी तरह मुतहर्रिक और फाल नजर आ रही हैं। तमाम जमातों के जो बड़ी जमातें बिलखसूस पार्लिमानी बोर्ड जो हैं वो अपने कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है उनको हतमी शक्ल दे रही है। शॉर्ट लिस्टिंग का अमल जारी है और मीडिया में मुख्तलिफ नाम भी गर्दिश कर रहे हैं कि कौन उम्मीदवार किस जमात से सामने आएगा। बारकैफ इसके साथ साथ सियासी जोड़ तोड़ भी है, राब्ते भी हो रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब से राब्ता हुआ। PTI की हलीफ जमातें हैं, क्यू लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, MQM पाकिस्तान, उनसे भी रवाबित हैं। एक तो इस हवाले से जरूर बात करेंगे। फिर जो सेनेट इलेक्शन 2018 में नोट दो वोट लो की तहलका खेज वीडियो सामने आई, उस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। 3 वज़रा पर मबनी है। फवाद चौधरी साहब हैं, डॉक्टर शीन मजारी साहिबा हैं और शहजाद अकबर साहब। जो तहकीकात जो कमेटी करेगी इसे FI और दीगर जो मुतल्लिका इदारे उनकी भी मामनत हासिल होगी और जो फिर नताइज सामने आएंगे वो इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दिए जाएंगे। इसी सियाको सबाक से गुफ्तगू करेंगे। जो सेनेट इलेक्शन है ओपन बैलेट होंगे या सीक्रेट बैलेट, ये पैसों का लेन देन, इसका तदारिक कैसे मुमकिन है। और मार्च का महीना बड़ा अहम है, अगला महीना, क्योंकि सेनेट इलेक्शन भी हो रहे हैं और अपोजिशन का जो महंगाई मार्च जिसको नाम दिया वो भी 26 मार्च को उसका आगाज होगा। इन तमाम नुकात का आज की नशिस्त में आता करेंगे। 3 नुमाइंदा शख्सियात जो हैं वो हमारे साथ आज की नशिस्त में शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ में आपसे कर रहे थे। तो हमें ज्वाइन कर रही हैं शानदाना गुलजार खान साहबा, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। आपका बहुत शुक्रिया मैम कि आपने हमें वक्त दिया। आखुज़ादा चिटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अनवारुल हक काकड़ साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आपका ताल्लुक है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं और उनका अच्छे मुकर्रर है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी आज एक निजी चैनल से खसूसी गुफ्तगू की और उन्होंने इस हवाले से दोबारा जो बात तसलसल से कर रहे हैं कि जो पैसों का लेन देन है और ये जो 50 और 70 करोड़ में सेनेटर बना जा सकता है, जैसे उन्होंने कहा इसके तदारुक के लिए आगे बढ़ना होगा और तैयार हैं अपोजिशन से बातचीत के लिए, लेकिन NRO नहीं होगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इसकी भी कोशिश होगी कि ओपन बैलेट से कम से कम ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है और जो ऐवान बाला पे एक बदनुमा दाग आता है इसको खत्म किया जा सके। व्यूअर्स, अब गुफ्तगू का हम आगाज करेंगे। मेरे ख्याल में अगर आप लोगों की इजाजत तो काकड़ साहब से मैं जरूर गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा, क्योंकि हमने जो वीडियो आई है उसमें तो KP असम्बली के हवाले से बात हुई, लेकिन बलूचिस्तान असम्बली के हवाले से भी अनफॉर्चुनेटली काकड़ साहब भी कहा जा सकता है। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि 50 से 70 करोड़ में एक सेनेटर बनता है और जब फिर सुने रेट लग रही हैं। आप भी 2018 के इलेक्शन में सेनेटर मुंतखब होकर आए थे, बताइएगा इसका ये कैसे इसको रोका जा सकता है और ये जो अनफॉर्चुनेट हकीकत है, क्या इसका हल ओपन बैलेटिंग है? बहुत शुक्रिया अनवार। देखें, 2018 के इलेक्शन में मैं सेनेट का रुकन मुंतखब होकर आया हूँ। 20,000 रुपए का मेरा खर्चा उस पर हुआ है। 20,000 वो मैं वाहिद सेनेटर है बलूचिस्तान के या अमूमी तौर पे इतना ही खर्चा? देखिए, बाकियों के मुतालिक तो मैं नहीं कह सकता। बाकियों के मुतालिक मेरे ख्याल में जो मुस्कुरा रहे हैं, नहीं, बाकियों के मुतालिक जो अनकंफर्टेबल ट्रूथ है शायद वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कह चुके हैं। अनकंफर्टेबल ट्रूथ, बिल्कुल अनकंफर्टेबल ट्रूथ। आई एम टॉकिंग इट विद पेन। ये मुझे तकलीफ हो रही है ये बात तस्लीम करते हुए। देखें, ये हमारे वर्स्ट पॉलिटिकल बिहेवियर्स का एक हिस्सा है। चाहे 1985 से ये सिलसिला शुरू होकर 50 लाख पे आज 50 करोड़ या 70 करोड़ पे खड़ा हुआ है, लेकिन ये खुली हकीकत है। अगर कोई इसको तस्लीम नहीं करता, ही वुड साउंड लाइक अ क्लाउन टू दिस नेशन। आप किस हद तक झूठ बोलेंगे? मैं अपनी वजाहत दे सकता हूँ। मैंने 2018 में कहा था, दोबारा रीट्रीट करता हूँ, जिनको आप सबसे
मुतबर जज जानते हैं मेरे दावे का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुओ नोटिस ले, और मैं अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करता हूं। मैं अपने 8 वोटर्स को बताऊंगा जिनके बुनियाद पे मैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान का रुकन मुंतखब होकर आया हूं। मैंने पैसा न दिया है न लिया है। जिस काजी फायद साहब को मुकर्रर करते हैं या किसी और साहब को मुकर्रर करते हैं, इसलिए मैं इसीलिए मैं इस एतमाद के साथ गुफ्तगू कर रहा हूं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये तस्लीम कर रहा हूं कि जो बिटर ट्रुथ है, जो अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, ये अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी लाइन पे ये पाकिस्तान के सियासी कल्चर का, पाकिस्तान में नजरियाती सियासी कारकुनों का, उनकी तजलील है, उनकी इंसल्ट है। इसको रोका कैसे जा सकता है? सवाल ये था। ओपन बैलेट इसका आंसर है या नहीं? मैं ओपन बैलेट को थोड़ा सा रीफ्रेज कर देता हूं, ट्रैकिंग ऑफ बैलेट कह देता हूं। देखिए, ओपन बैलेट से मुराद ये नहीं कि हाथ खड़े करके आप जो है बताएंगे कि आप किसको वोट दे रहे हैं। ट्रैकिंग से मुराद आपका निशानदेही है। निशानदेही है कि आप ट्रैक कर सके कि किस वोटर ने किसके हक में वोट का हक इस्तेमाल किया। ये अगर पार्टी लीडरशिप को ये डिस्क्रिप्शन दे दी जाए कि वो उसको फॉलो कर सके, ट्रैक कर सके, तो एटलीस्ट एक सेंस ऑफ चेक होगा, मॉनिटरिंग होगा। या इससे अगर बेहतर तजवीज़ अपोजिशन के पास है, मुझे यकीन है कि अपोजिशन भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके नज़रियाती कारकुनान जो हैं वो 40-40, 50-50 करोड़ के देवी और देवताओं के भेंट चढ़ जाएं। हर पार्टी में मिडिल क्लास के लोग हैं, बेहतर लोग हैं, वो यही चाहेंगे कि साहब आपके सामने, क्योंकि 2018 की पहले भी ऐसे इलेक्शन हुए और मुझे याद है जब आप भी मेंबर कौमी असम्बली थे तो यहाँ फाटा के भी इलेक्शन होते सेनेट में, उसमें भी कुछ आपने भी बयान दिए थे कि आपको भी ऑफर हुई करोड़ का हुआ था। कितने का? 25 करोड़ का। 25 करोड़ का आपको ऑफर हुआ था। मैंने मीडिया पे कहा था, सबको पता था, किसको नहीं पता था? हर एक को पता था, जो उस वक्त सहाफी थे और जो हमें भी पता था। मैं दोबारा लोगों की मेमोरीज को रिफ्रेश करने के लिए कि ये पैसे चल रहे हैं। नहीं दिया था मुझे 25 करोड़ ला के मेरे कमरे में डॉलर्स की शक्ल में 25 करोड़ का डॉलर्स बना के मेरे कमरे में लाए थे। यानी ये जोड़ तोड़ तो पहले से शुरू था, 10 करोड़ से फिर 12 करोड़ फिर 15 करोड़। एन इलेक्शन के दिन जो इलेक्शन हो रहा था वहाँ पे कौमी असम्बली में, तो मेरे कमरे में 25 करोड़ लाए बैग में, डॉलर्स की सूरत में। तो फिर चट्टान साहब, ये आपने जो बता रहे हैं, तो सर इसके लिए खत्म करने के लिए तो आप लोगों ने 2006 में चार्टर डेमोक्रेसी ये कहा था। सवाल सुन लेता हूँ कि ओपन बैलेट कर लें, ट्रैकिंग हो सके, शनाख्त हो सके ना। मैं समझता हूं, अब आपसे मैं पूछूंगा कौन लाया था आपको, कौन दे रहा था पैसे? वो तो आपको पता है कि कौन दे रहे थे। इस टाइम पे हमारे पार्टी के 2 ग्रुप्स थे, और इस टाइम पे जब ये जो वीडियो आई वो कौन दे रहे थे? 11 हम मेंबर्स थे, 5 एक ग्रुप में थे, 5 दूसरे ग्रुप में थे। अगर मैं जिस ग्रुप को वोट देता तो इसके 4 सेनेटर मुंतखब हो जाते। मैंने वोट नहीं दिया तो इनके आपस में फिर वो लॉटरी हो गई, टॉस हुआ। देखो, टॉस करके सेनेटर तो उन्होंने एक ग्रुप के बन गए 2 और 2 दूसरे ग्रुप के बन गए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, तो सवाल ये पैदा होता है सर, 25 करोड़ जो लेकर आ रहा है वो फिर आके उगड़ाई कैसे करता होगा? अब ये स्मगलर होते हैं, इसका माशरे में एक टके का इज्जत नहीं होता है। एक हवलदार भी उसको 10 चपेड़ मार के वो मोड़ के नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि मुझे एक नाम मिल जाए कि ये सेनेटर या साबिक सेनेटर। अब आते हैं कि ये खत्म कैसे होगा। असल मसला ये है, ठीक है, इसके लिए कानून साजी भी होना चाहिए। अगर कोई समझता है कि ओपन बैलेट से ये रुक सकता है, लेकिन कानून साजी का एक तरीक़ाकार होता है और हमने 18वीं तरमीम किया और हमें पता है कि कानून साजी किस तरह की जाती है। मैं इस साइड नहीं जा रहा हूँ, मैं इसका और साइड बता रहा हूँ। और साइड ये है कि आप जब MPs MNAs को टिकट देते हैं तो आप इसमें आप देखिए कि मैं किसको टिकट दे रहा हूँ। क्या ये ज़मीर बेचने वाला है कि नहीं है, ये बिकने वाला है कि नहीं है। मैं भी तो इंसान हूँ, मैं कोई इतना सरमाएदार और इतना बड़ा, मैं गरीब एक वर्कर हूँ। सारे लोग जानते हैं। तो आप किसको टिकट दे रहे हैं? दूसरा ये कि लीडर्स को खुद भी चाहिए कि वो पैसे नहीं ले ले। क्या PTI के पिछले 2018 का आप लिस्ट मुझे निकाल के जो KPK से उन्होंने बनाई है सेनेटर, इसमें 1-2 को छोड़ के मुझे आप बताइए किसका ताल्लुक PTI के साथ है? क्या वो सारे अरबपति नहीं है? क्या उन्होंने मैंने कहा कि 2-3 को छोड़ के ना, ये और के भी नाम ले ले, वो हमारे अफरीदी साहिबान इन लोगों की भी नाम ले ले, लेकिन अयूब अफरीदी बेचारा, वजीर साहब, मोहसिन अजीज साहब, ये कौन है?
इसका पीटीआई के साथ क्या ताल्लुक है? पुराने आदमी क्या भाई आज भी इसके घर पे पीटीआई का झंडा नहीं है। मैं आपको बताऊं, क्या उन लोगों से जनाब मुहतरम इमरान खान साहब ने शौकत खानम के नाम पे और पार्टी फंडिंग के नाम पे 50-50 करोड़ रुपए नहीं लिया था? क्या उनको ये कोई मुझे तो नहीं, आप देखे ना, बच्चे को पता है कि ये टिकट उसने किस खुशी में दिए, इन लोगों को क्यों टिकट दिए? क्या इनके पास अपने वर्कर्स नहीं थे जो पीटीआई के लिए मर रही है, लड़ रही है, तबाह हो रही है? क्या वो लोग नहीं थे आए अपनी दे और नुमान को टिकट दे रहे थे? रहमान मलिक साहब कौन सी पीपल्स पार्टी में? रहमान मलिक साहब की पीपल्स पार्टी में जितनी कुर्बानियां हैं, अपोजिशन में सलीम मांडीवाला साहब की जितनी कुर्बानियां, पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, ये भी तो बड़े बड़े सलीम मांडीवाला साहब बिजनेस नहीं वर्कर और है, लेकिन पार्टी के साथ है। अब भी आप देख रहे हैं ना, भाग्य नहीं है। अच्छा, अब हमारी कितनी बुरी हालात है, अब हमारी कितनी बुरी हालात है। मुस्लिम लीग नून के दौर में हमारे साथ कितने मुजालिम हो गई, लेकिन न रहमान मलिक ने पार्टी छोड़ के चला गया और न सलीम मांडीवाला ने पार्टी। सवाल कर ये तो आपने एक तो नुकात पे मैं कहता हूं, सवाल तो मेरा सुन लेना। एक तो आपने कहा क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपने चाहिए कि आपने कहा पार्टी लीडरशिप को भी पैसे नहीं लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। ये मुझे थोड़ा सा जरूर बताइएगा, क्योंकि आपने 25 करोड़ की बात की और मैं शानदाना के पास जाऊंगा कि ये जो केपी असेंबली में आया उसमें आपके जो पार्लियामानी लीडर सैयद मोहम्मद अली शाह बादशाह साहब वो जो बैठे हुए थे, तो सर ये तो आपने बात ठीक की, लेकिन ये बात भी आप इसको मानेंगे ना कि अगर आपकी अददी अक्सरियत 7 है एमपीएस की और आप 34 वोट लेके अपने 2 सेनेटर बना लेते हैं, गलत इल्जाम है। नहीं बने, वहां पे हमारे 7 एमपीएस नहीं थे। कितने थे वहां पे? अपोजिशन के हम सारे अपोजिशन ने इत्तेहाद किया कुल था। कितने बन रहे थे? मैं आपको बता रहा हूं ना, हम सारे अपोजिशन ने इत्तेहाद किया था। कितने बन और जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि पैसे दे रहे हैं ना, वो तो हार गई। वो तो फैसल सखी भट्ट थी, इनके पास पैसे फैसल सखी भट्ट किस जमात से थे? पीपल्स पार्टी से थे। उन पैसे दिए थे? मैं कह रहा हूं आपने कहा ना जनरल पैसे। भाई मैं कह रहा हूं कि इस पे इल्जाम था कि पैसे दे रहे हैं। इस पे इल्जाम इसलिए था कि इनके पास पैसे हैं। अगर कोई इल्जाम लगाई तो कोई तुक बनता है। अब मुझे बताइए, बहरमन पे आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि आपने करोड़ों रुपए दिए और अरबों रुपए दिए? वो आज भी 8 मरले के घर के किराए के घर में रह रहे हैं। पार्टीज देते हैं ना, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं ना सर, आपको तो वो चाहिए होता वो है भाई मैं अगर पार्टी देते तो फिर तो हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये तो लेते हैं शौकत खानम के नाम पे। शानदार साहब, शौकत खानम को आप वैसे मैं लाना नहीं चाह रहा क्योंकि एक अस्पताल है। मुझे बताइएगा कि ये जो एक बहुत ही कराहत वाली बात है वैसे तो, कि जी असम्बली के अरकान जो है पैसे लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा खुद भी ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, मैं इस पे चौथी नशस्त कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि जी ये मामला केपी में और बलूचिस्तान असम्बली में। ये भी एक बड़ी एक अफसोसनाक बात है। वैसे और जगह भी होगा। अब तो महफूज यार खान साहब ने मोहतरम चटान साहब की जमात जो MQM के साबिक मेंबर सूबाई असम्बली, उन्होंने कहा है कि शैला रजा साहिबा और जो निसार खोड़ो साहब है वो भी पैसे ऑफर कर रहे थे। फिर ज़ाहिर बात है और पंजाब से भी बात होती है, लेकिन ज़्यादा ये जो लगता है कि केपी और बलूचिस्तान में है। कैसे इसको एंड किया जाए? एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। हाउ वी कैन स्टॉप दिस? शुक्रिया अनवर साहब। बहुत सारी बातें उठी और मैं सोच रहा हूँ कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ। अगर सियासी बातें करूंगी तो आपका शो बहुत अच्छा निकल जाएगा, अगर सच बोलूंगी तो बहुत लोग नाराज़ हो जाएंगे। मेरे पास एक वीडियो है, आपके पास? इजाज़त लेके दिखाऊंगी। मेरे अपने रिश्तेदार हैं, उनके पास, मैं अब नाम नहीं लूँगी, सेनेटर अभी भी करंट सेनेटर है पीपल्स पार्टी के, सेनेटर साहब बैठे हैं, उनके बेटे बैठे हैं और मेरे रिश्तेदार बैठे हैं और उनसे 38 करोड़ की सौदा हो रहा है। 38 करोड़ का सौदा? जी। उन्होंने कहा हमने नहीं देना। वीडियो उन्होंने फिर भी बना ली फ्यूचर के लिए। अब वो उस बंदे की वफात हो चुकी है तो उनके बेटों ने वो वीडियोस रखी हुई हैं। वो PTI ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बट क्योंकि वो बदनाम हो गए थे इस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से कि वो कहते कि हमने ना पैसे दिए, उन्होंने मांगे, हमने नहीं दिया, हमने वीडियो बना ली, गलती की कि हमने वीडियो PTI को दिखा दी। अब वो हमारे करीब भी नहीं आते। तो वो वीडियो मैं आपके चैनल पे चलवा दूं, लेकिन उसका फ़ायदा किसको होना है? किसी को नहीं। ये ना ये कोई पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, ये नून का मसला नहीं है, ये KP का मसला नहीं है, बलूचिस्तान का, ये पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तान की असल का मसला है। अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्राइक्स एट द हार्ट ऑफ आवर इंटेग्रिटी। हम कौन है? और माजरत के साथ जो TV पे नजर आया है, जो आपने सबने वीडियो देखी है, हम बिके हुए लोग लगते हैं। मैंने कल पहली दफ़ा अल्लाह से दुआ मांगी। पैसे हम सबको पसंद है, किसी ने गाड़ी खरीदनी है, किसी बाहर पढ़ने जाना है, किसी ने बेटी की शादी करानी, किसी उम्रे का शौक होगा, पैसे हर इंसान को पसंद है, बट ऐसे पैसे अल्लाह किसी को ना दे। और जो कर रहा है, और सबसे जो मुझे ख़तरनाक बात लगी कि कुरान पे हाथ रख के कह रहे हैं कि हम पे तोहमत लगी है, और कल 2.5-3 साल बाद वीडियो निकली है। बाय द वे वो वीडियो हमने नहीं निकाली। मुझे ये भी पता है कि वो किसका घर है जहाँ पैसे दिए जा रहे हैं, मुझे ये भी पता है कि वो वीडियो किसने बनाई है, लेकिन मेरे कहने से किसका क्या फ़ायदा होना है उसका।
पीटीआई ने वीडियो नहीं निकाली है, ये उन लोगों ने वीडियो निकाली है जो पीटीआई ज्वाइन करना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों ने निकाली है जो पीटीआई से टिकट मांग रहे हैं, पीटीआई उनको नहीं दे रही है। ये वो लोग जो पीपल पार्टी से छोड़ के आ रहे हैं, QWP छोड़ के आ रहे हैं, PMLN छोड़ के आ रहे हैं, ये बाकी पार्टीज छोड़ के आ रही हैं, उन लोगों ने रिलीज किए। हमारे पास होती तो हम 2 साल पहले क्यों ना रिलीज करते? हम पागल हैं? और वीडियो रिलीज होती है हमारे लॉ मिनिस्टर की, हम क्यों रिलीज करेंगे सेनेट इलेक्शन में? 20 अपने मेंबर्स दिखा रहे हैं। देखिए एक चीज होती है कॉमन सेंस। अभी शाजी हमारी साहिबा की बातें सुन के आई, कोई उसमें सर पैर नहीं। कहती स्पीकर हाउस KPK का, हम 3 तो KPK से हैं, वो सॉरी अनवार साहब आपको भी KP में डाल दिया बिकॉज ऑफ योर पर्सनल, मैं भी हूँ चले प्रैक्टिकली कोई वो KPK हाउस नहीं है। और जिसका घर स्पीकर हाउस नहीं है, वो ना स्पीकर हाउस है ना वो KPK है, इट्स अ प्राइवेट हाउस। और जिसका है उसको भी पता है, वो बेचारा अब डरा हुआ है। और वीडियो भी उसने बनाई है या उसके दोस्तों ने बनाई है। ये मैं पे कुरान की कसम, मेरे फोन में इस वक्त कुरान है, ये पीटीआई ने वीडियो नहीं बनाई। जिसने पैसे दिए, जिसने पैसे लिए और जिससे सिग्नेचर लिया गया, हल्फ लिया गया कि तुमने हमें वोट देना है, अब वो उसमें पीपल्स पार्टी ने पैसे भेजे, नून ने भेजे, वो मुझे नहीं पता किसने भेजे, लेकिन इतना जो वीडियो में नजर आ रहा है कौन है कि वो जो सामने थे उसमें जिसने पैसा लिया, जिसने पैसे लगाए, फिर बेनिफिशियरी अल्टीरियरली कौन बना? तो आप मुझे बताएं ना कौन आया सेनेट में उसके बाद? मैं तो नहीं आई ना। और बारामन तंगी साहब भी कह रहे हैं उनके पास नहीं है पैसा, उनके ऊपर किसी ने लगाया, वो मेरे इलाके का है, मुझे पता है उसके पास पैसा नहीं है, तो किसी ने तो लगाया है ना, किसी ने तो लगाया, और कोई तो उसको सेनेट में लेके आया है। और कल बैरमन तंगी साहब के साथ में एक शो में थे ना, फेल्ट सॉरी फॉर हिम कि यार ये क्या जवाब देगा कि इस बेचारे के सर पे पैसे चले, ये क्या जवाब कहां से देगा? कहते नहीं जी वो पीटीआई वाले नजरियात बदल के हमारी तरफ आ गए। तो मैंने कहा यार खुदा का वास्ता सच कह दो कि बस गलती मलती हो गई माफ कर दो। मानते क्यों नहीं है गलती? इसकी इतनी लंबी लंबी कहानियां क्यों बनाते हैं? ये मैं किसी एक पार्टी पे नहीं कह रही, मैंने शुरू में बताया ये पाकिस्तान का मसला है, हम बिकते हैं। और इसका हल क्या है? अपने आप वी आर वॉशिंग आवर डर्टी लिनन इन पब्लिक। नो दिस इज नॉट योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। अमेरिका में जब आपको अभी जो अमेरिका में हुआ डर्टी लिनन नहीं धुली है, कैपिटल हिल पे अटैक नहीं हुआ, इम्पीच नहीं कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, ये डर्टी लिनन नहीं है। पैगंबर अलैहिस्सलाम के जमाने में जवान बच्चियां जो पैदा होती थी उनको डाल देते थे कब्र में, वो डर्टी लिनन नहीं है, उसको ठीक करना पड़ा। कुरान की आयतें आई, देखिए अब दोबारा कुरान नहीं आने वाला, कुरान आ चुका है, जितनी हिदायत आनी थी आ चुकी है, अब ज़मीर पे है। और ज़मीर फरोशी का रोकने का सबसे आसान तरीका, पैसे तो आप नहीं रोक सकते, ना लोगों के हाथ पैर और ना एक दूसरे के इल्ज़ामात। जो आप रोक सकते हैं, तमाम इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट करें, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, चेयरमैन सेनेट का, सब ऑल ऑफ देम इंक्लूडेड, सबका करे, एक अमेंडमेंट ठोस पास करे और सब ओपन बैलेट करे। पीटीआई इज ऑन बोर्ड, सबको खोले, फिर पैसे नहीं चलेंगे, बात खत्म। शुजा साहब कुछ कह रहे थे, फिर मैं काकड़ साहब को जाऊंगा। यू वांट टू ऐड समथिंग? मैं ये कहना चाहता था कि मैं हल भी चाहूंगा। आप पुख्तनख्वा की बात कर रहे हैं, ये पुख्तनख्वा का मसला नहीं है, ज्यादातर जो ये मसला है पीटीआई का। सिंध पर भी अब तक जिसने खरीदा है वो भी पीटीआई से स्पीकर है, परवेज खटक है, वो तो नाम बता दो कि किसने खरीदा, नाम बताओ। अब मेरा बात सुनिए सर प्लीज, नहीं मैं बताएं। आपका नुमाइंदा है, पीपल्स पार्टी का है, इस्लामाबाद में रहता है, इससे ज्यादा आपको पता है मुझे, प्लीज छोड़। नहीं बता दें आप नाम, जब ये कह रहे हैं तो मैं इनके गलत ले रहे हैं, नहीं मेरी गलत फहमी नहीं है भाई, देखिए झूठ नहीं बोलेंगे, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बात करें। अच्छा मैं तो हर वक्त अल्लाह को हाजिर हर वक्त नाजिर नहीं, समझता हूँ, अभी समझते हैं, मैं हमेशा से अल्लाह को हाजिर नाजिर समझता हूँ। मेरा बात सुनिए, एमपीए क्या कह रहे हैं? ये ब्लैक्स बनती है कि ये एक सेकंड भाई, अगर आप 2021 में अब कैसे 11 मार्च को इलेक्शन से पहले कैसे बचाया भाई, लोगों को पता चलने दे कि ये कैसे होता है। अब ब्लॉक्स बनते हैं। अच्छा, ब्लॉक्स बनते हैं कि ये एमपीएस इस सेनेटर को वोट देंगे। और किस बुनियाद पे बनते हैं ब्लॉक? ये ब्लॉक बनाते हैं कि कौन किसको वोट देगा, ये तो कानूनी बनते हैं ब्लॉक। वो मैं समझ गया, जैसे 8 बंदे आप, जैसे वो बलुस्तान से है ना, उन्होंने कहा 8 लोग मैं ले आऊंगा कि 14 लोग इसको वोट देंगे, 14 इसको। वो मैं ठीक है, वो समझ गया, वो प्रोसीजर। वो एमपीए क्या कह रहे हैं? एमपीए जो था वो पीपल्स पार्टी के ब्लॉक में नहीं था, बहरमन ने जहां से जीता है वो वहां पे नहीं था, आवाज तो म्यूटेड थी। ओ भाई, जहां से इनका सेनेटर जीता है वो इस ब्लॉक में था। कौन? नुमान, खुदा का वास्ते, नुमान वजीर का साहब। हाँ, नुमान वजीर का, इस ब्लॉक से वो जीता है। नुमान वजीर 2015 में आए हैं, 18 में नहीं, हम तो 18 में हुए ना। ये अब आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, वो रिटायर हो रहे हैं। अब बात सुनिए, नुमान वजीर साहब नहीं है। बात सुनिए, वजीर आजम साहब ने वजीर से इस्तीफा ले लिया ना? जी, ले लिया ना। ये बहुत ईमानदार बनते हैं, तो ये स्पीकर से जो इतने बड़े इदारे में है, ये परवेज खटक साहब, इस पे भी इल्जाम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस्तीफा ले ली,
तब तक उसको काम से रुके जब तक कि इसका कोई सही इसी तरह फिर आप निसार खोड़ो साहब, अब मेरा सवाल इस पे आप निसार खोड़ो साहब शैला रजा साहब से भी इस्तीफा डिमांड करेंगे? किसी कभी भी नहीं। यार खान जो साबिक रुकन ने इल्जाम लगा रहे हैं, एमक्यूएम के रुकन ने लगाया, हमारे एमपीए ने तो नहीं लगाया। ये तो इस पे ऐसे लोगों ने लगाया है कि पिछली भी लगाया था, फिर बाद में भी लगाया, और वो कह रहे हैं कि अल्लाह की कसमें उठा रहे हैं जिस तरह की ये उठा रहे हैं। चल अब ये मुझे बताएं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे पैसे दिए, अब ये देखें, ने पैसे दिए, नुकता ये है कि ये खटक नहीं दिए सर जी, सेनेटर नहीं दिए, एक बात स्पीकर नहीं दिए। भाई एक कॉमन सेंस की बात, पीटीआई का एमपीए, पीटीआई का स्पीकर और पीटीआई का, उस जमाने में तो ये सब प्रोविंशियल असेंबली में थे ना 2018 में, जी असद कैसर साहब, वो अपने पीटीआई को पता नहीं पैसे कहां से दे रहे हैं एमपीएस को कि जाओ पीपल्स पार्टी को वोट दो। अगर इससे बड़ी तो कामयाब नहीं हुआ है इससे। सर खुदा हम का तो वास्ता कामयाब हुए कौन हैं। हुआ? आपने तो नाम ही गलत नौमान वजीर साहब का ले लिया ना। नौमान वजीर 2015 में। जी जी वो निकल गया। काकड़ साहब को पता है, काकड़ साहब, काकड़ साहब मेरे ख्याल में नुक्ता बहस का ये होना चाहिए कि इस रुझान को कैसे खत्म किया जा सकता है। 50 करोड़ रेट है, ये बता रहे हैं 25 करोड़ इनको ऑफर हुई थी डॉलर्स की सूरत में, 38 करोड़ ये कह रही है। मुझे तो 1 रुपया भी किसी ने आप नहीं ऑफर बताइए, किया। देखिए जी, वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए ना ये। देखिए जी, अखुनज़ादा हमारा भाई है, बहुत अपनी पार्टी का दुरुस्त मौक़िफ़ पेश करता है, लेकिन इस वक्त ये इंसाफ से काम नहीं ले रहा। सारी पार्टियां ये काम करती हैं, सारी पार्टियां ये काम करती है। बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी के टिकट पे लोग पैसों पे आए हैं, केपी से आए हैं, नून वाले यही काम करते हैं, पीटीआई में ये काम हुआ है, हमारी पार्टियों में ये काम होता है। ये खुल्लम खुल्ला हकीकत है, एंड आई एम सेइंग दिस विथ पेन। और ये पाकिस्तानी पॉलिटिकल कल्चर की जो डार्क साइड है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको दिखाता है। डिनाइल के मोड से कोई फायदा नहीं होगा, किसी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। पूरे पाकिस्तान में लोगों की आप इंटेलिजेंस को इंसल्ट नहीं कर सकते। एवरीवन नोज। इसमें यकीनन ये भी हुआ है, इन्होंने थर से जो एक खातून माइनॉरिटी की आई हैं, ऐसे लोगों को भी पीपल्स पार्टी लेकर आई है, मैं ये क्रेडिट देता हूँ। लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि इस व्हीलिंग डीलिंग में पीपल्स पार्टी नहीं है इन्वॉल्व, या नून नहीं इन्वॉल्व, या दूसरी पार्टियां नहीं, तमाम लोग कर रहे हैं। हल क्या है? Yes. क्या हमारी संजीदगी गुफ्तगू का महवर ये होना से? चाहिए। अखुनज़ादा साहब एक पॉलिटिकल वर्कर है, पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के बिहाफ पे, पीटीआई के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के बिहाफ पे, नून के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के बिहाफ पे हम किस किस्म की लेजिस्लेशन करें ताकि ये लोग इंश्योर हों कि इनके राइट्स फ्यूचर में कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि अगर ओपनली कोई अपनी पार्टी को फंड करता है डिक्लेरेशन के साथ, वो शौकत खानुम को देता है, वो पीटीआई को देता है, वो पीपल्स पार्टी को देता है, वो नून को देता है, ये पॉलिटिकल राइट होना चाहिए। पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना फंड रेजिंग करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, इसमें कोई इसके लिए भी लेजिस्लेशन होनी चाहिए और ओपन, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंट्रीब्यूटर्स का भी पता हो, और उसके अगेंस्ट वो पॉलिटिकल पार्टीज उनको कैसे कंपनसेट करती हैं ये भी सामने आना चाहिए। कोई अगर लेजिटिमेटली अरबपति बना हुआ है और वो पॉलिटिकल प्रोसेस में कहीं पहुंचना चाहता है तो मैं बिल्कुल क्लास डिस्क्रिमिनेशन में उसके अगेंस्ट नहीं हूं, उसका भी हक है। लेकिन लोगों के ज़मीर खरीदना, आप उनको जो है इस बुनियाद पे वहां पहुंचे ठेकेदार जो हैं वो बाद में आकर कम्युनिकेशन की जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं या उनके चेयरमैन बन जाएं या उनके मेंबरान बन जाएं या पेट्रोलियम के बन जाएं, ये इवेंचुअली ये रवैया ख़त्म होना है। बेहतर ये है कि हमारा नाम उन लोगों में शामिल हो। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, एक सजेशन ये गवर्नमेंट की तरफ से मैं समझता हूँ बहुत अच्छी आई है कि जो ट्रैकिंग सिस्टम है आपको हॉर्स ट्रेडिंग का कला कम होगा। देखिए कम होगा, अगर नहीं कम होगा तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, अपोजिशन के पार्टियों को इनको तजावीज़ लेकर सामने आनी चाहिए, मीडिया में इस पे संजीदा बहस होनी चाहिए, पार्लियामेंट में होनी चाहिए और किसी कंसेंसस पे पहुंचना चाहिए। आखिर हम पाकिस्तान का ये कौन सा पार्लिमानी और जमहूरी चेहरा पूरे दुनिया को दिखा रहे हैं? देखिए जी, हर चीज चट्टान साहब एक सवाल भी है, हर बेसिकली मुझे लगता है कि अक्सरियत हासिल करने की टग ऑफ वॉर है अपर हाउस पे। मैं आपको अर्ज करूं, हर चीज हो सकता है, कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन नेक नियत के साथ। वो तो अल्लाह जानता है ना, लेकिन अगर हाल तो क्यों वो इंसान नहीं देख रहा है,
भाई मैं तो कहता हूँ इस्लाह करनी है, कर डालें। देखिए आप नैब को रोना रोते हैं ना, आपके 5 साल थे, नून लीग के 5 साल आप लोग नहीं कर सकते, अब आप लोग रोना रोते अब हैं। नेब पे नहीं जाओ ना, नेब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सेनेट में भी अभी सेनेट पे आ जाओ। अब सेनेट में मसला क्या है? अगर आप इसमें दिलचस्पी थी कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो, इसके लिए आप कानून साजी करते। कानून साजी कैसे होती है? अगर आप भाई अगर आपको नई तरीका पता तो आके हमसे पूछ ले, हमने 18वीं तरमीम किया है, हम आपको बताएंगे कि कानून साजी कैसे हो जाती है। लेकिन अगर आप पैराशूटर को लाना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों को लाना चाहते हैं, तो इनका मसला है सर। तो इनका मसला ये भी है कि इनके एमपीएस उस पैराशूटर को वोट नहीं देना चाहते हैं। वो इनका इशू है ना, वही मैं कह रहा हूँ ना तो कि ये अपने इशू हल करना चाहते हैं। ये इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाना नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ साफ और शफाफ का नाम लेके अपने पैराशूटर को जो है उसको सेनेट में लाना चाहते हैं। सिस्टम को फायदा होगा, इसको सिस्टम से बहुत नुकसान होगा अगर पैराशूटर आ जाते हैं। वो तो एक नुकता आपने बयान कर दिया ना कि इनके कैंडिडेट्स पे आप मोतरज हैं। मेरा सवाल ये था कि जैसे काकड़ साहब कह रहे हैं कि ओपन बैलेटिंग से कम वो लोग जो छुप के वोट देते हैं, जिनकी सवाल सुन लेना, जिनकी वीडियोस 2-2 साल बाद आती है, कम बबांगे तौल देंगे ना। चटान साहब ने जी वोट दिया है मिस्टर ए को, इसके लिए क्या जरूरी है? कानून जरूरी है ना। जी जी, हुकूमत कौन है? पीटीआई। तो कर लेते ना, किसने रुका है? तो अब जब 29 अक्टूबर का बिल पड़ा है, हर चीज का एक तरीकाकार होता है कि नहीं? हर चीज का एक इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गई, उन्होंने खुफिया राय दी से देखे। इसके लिए अनवर साहब जरूरी ये था कि इसके लिए ये पार्लिमानी कमेटी बनाते, इसका चेयरमैन बनाते, अपोजिशन को साथ में लाके इनके तजावीज सामने लेते, और जिस तरह के हमने 18वीं तरमीम लाया और मुतफ़क़त, और ये ऑर्डिनेंस की जरिए तो नहीं होगा, ये अदालतों में जाके तो नहीं होगा, ये तो पार्लियामेंट के अंदर होगा। ये जो उन्होंने बात की, देखिए ये चूंकि 2018 में ये इशू आया और आपने 20 एमपीज निकाले, तो क्या बेहतर ना होता कि ये 2018 में जब हम लोग आए थे उस वक्त ही लेजिस्लेशन और पार्लियामानी कमेटी बना दी जाती, तो इस वक्त हम ये बहस ही ना कर रहे होते। एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। जटान साहब क्योंकि असेंबली में है नहीं, उनको पता नहीं है कि इनके जो भाई बहन पीडीएम वाले हैं, मैं ये नहीं कहती पीपल्स पार्टी, पीडीएम की बात करती हूँ, वो माशाल्लाह जब उनसे आप बात करो ना, इलेक्टोरल रिफॉर्म की, नैब रिफॉर्म की, जुडिशल रिफॉर्म की, पुलिस रिफॉर्म की, किसी भी रिफॉर्म की, पहले कहते साडा रख एथे रख, साडा हक एथे रख के, ये जो नैब, ये एनआरओ, मैं आपको कुरान की कसम खा के कह सकती हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास कोई कसम नहीं है कि एनआरओ 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 सिर खा गया हमारा, नहीं देना एनआरओ, बात खत्म। एक्सपोज करें कमेटी बना दे, 1000 दफा बोलते हैं शानदार यार, बोलने तो देना। एक एक करके नहीं, ये बताइए किसके लिए एनआरओ? अब तो सारे जमानतों पे बाहर निकले हैं, तो सारे मुझे बताइए किसके लिए एनआरओ? पक्की जमानत हो गई है, पक्की है ना। खुर्शीद शाह साहब क्या जो हो गई, हसन इकबाल का आप देख ले, माँ से हुआ 2-3 लोगों के, शहबाज शरीफ, इनका बेटा हमजा, इसके अलावा मुझे बताए और ये भी बताए कि अदालतें छोड़ते वक्त उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये नेब का इदारा जो है ये इसे इंतकाम के लिए बना है, ऐसे भी नहीं छोड़े हैं जी। वजीर आज़म इमरान खान क्या कहते हैं जब कोई बंदा पीडीएम का छूटता है नैब से, वो क्या कहते हैं? कहते एक नहीं 2 पाकिस्तान है। आपका बावर्ची जेल में 10 साल सड़ेगा 5 रुपए चुराने के लिए, और माशाल्लाह जो पार्टी लीडर आने उनको छोड़ देते हैं। बिल्कुल आपका जुडिशल सिस्टम नाकिस है, तो छोड़ दिया बगैर बात तो करने देना भाई, मेरी बारी है। देखें, जो चाहता है कि साफ शफाफ हो, वो जब ये बिल आया नेशनल असेंबली में हमारे साथ बैठ के बात करता, किसी कमेटी बनाने की जरूरत नहीं थी, बिल आ गया असेंबली में, उस पर बहस करें। किसी ने बहस करना उसको नहीं समझा जरूरी, उनको पता था कि इलेक्शन आ रहा है, इन्होंने सेनेट में धांधली करनी है। मेरी बात सुने, जब आया, हम अपनी बात कर लेते, जब संजरानी साहब को हटाने की बात आई, अदम एतमाद की, किसने की थी? पीडीएम ने की थी ना। जी जी। कह देते ना कि ओपन शो ऑफ हैंड से करें, हमने तो नहीं रोका था, हमारी तो सेनेट में मेजॉरिटी नहीं है, तब भी नहीं थी, तो कर लेते, नहीं करना चाहते थे। देखिए गेम्स के अंदर मैं इतना डिसअपॉइंट हूँ, बात सुनने दें प्लीज, बात करने दें भाई। देखिए मैं टेक्निकल बंदा हूँ, टेक्निकल अपना छोड़ के आई हूँ करियर, और जितनी मैं पशेमान हूँ कि लोग मैंने देखा है कुरान पे हाथ रख के झूठ बोलते हैं, तो मेरे पास इसका कोई हल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, सिवाय मैं लोगों का ज़मीर नहीं ठीक कर सकती। लोग हज उम्रे पे जाते हैं और फिर भी झूठ बोलते हैं, फिर भी कत्ल करते हैं, दगाबाजी करते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। नहीं प्लीज बात, नहीं इमरान खान को आप छोड़ देना। ये मैं कह रही हूँ ये पाकिस्तान का कौमी मसला है,
ہم چور ہیں اور ہمیں چوری کا شوق ہے اور ہم چوری اور سینہ زوری کرتے ہیں اوپر سے کہ میں 75 کروڑ دے کے آؤں گی کسی بھی صوبے سے اور پھر میں انشاءاللہ 75 ارب بنا کے چلی جاؤں گی. سینیٹر 75 ارب نہیں بنا سکتے. سنیں اوہو سر جی ابھی بے ہیں فنڈز کچھ نہیں سر, مجھے کون سا فنڈ ملتا ہے, بات یہ نہیں ہے. 50 کروڑ آپ دیکھ لیں گے انوار صاحب کی جو تبدیلی چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا, اوپن بیلٹ اکراس دا کنٹری, اور جو نہیں چاہتا وہ اسی طرح کے بہانے کرے گا, پیراشوٹر یہ وہ, irrelevant, come to the point. کرنا ہے اوپننس, پاکستان کو صاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا پاکستان کو صاف, تو بہانے بہت ہیں, ختم. کاکڑ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک تو سی او ڈی کی ہم کہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو 23واں نقطہ ہے اس میں اوپن بیلٹ, پھر چونکہ آپ سینیٹر ہیں, سینٹ کمیٹی آف دا ہول کہتے ہیں, اس میں بھی یہ کنسنسس آیا تھا. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا, چونکہ آپ سینیٹر ہیں پچھلے 3 سال سے اور آپ کی تو ٹرم ماشاءاللہ 2023 میں مکمل ہوگی, سینٹ میں ڈیبیٹ ہوئی اس موضوع پہ جب سینٹ کمیٹی آف دا ہول کا کنسنسس آیا کہ بھئی آپ لوگوں کے ادارے پر نام اس طرح کے انفارچونیٹلی انگلیاں اٹھ رہی ہیں, تو پوری سینٹ کا سینس کیا ہے کہ اس کو اوپن بیلٹ ہو جائے. صادق سجرائی صاحب بیسیکلی وہ آپ تو چیئرمین سینٹ ہے لیکن آپ ہی کی جماعت سے, ان کے بھی ایک بات کی جاتی ہے کہ وہ جو 14 ووٹ کہاں چلے گئے چٹان صاحب کی جماعت کے اور نون لیگ کے, سر کیا اس پہ آؤٹ کم کیا ہے, کچھ ہمارے پی ٹی وی کے ویورز کو بتائے گا کیا سینس آیا؟ دیکھیں اگر 64 میں سے 14 بندے انہوں نے اپنے اکارڈنگ ٹو دا کانشنس ووٹ نہیں کیا یا پارٹی پالیسی کے تحت نہیں کیا, پہلی ذمہ داری تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی درست عمل نہیں ہے, چاہے وہ میرے حق میں ہو, صادق سنجرانی صاحب کے حق میں ہو یا کسی اور کے حق میں ہو. ان پرنسپل یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پہ وی شوڈ ٹیک پرائڈ ان, ہم کوئی اس پہ فخر نہیں, تفاخر کا لمحہ نہیں ہے. لمحہ فکریہ ہے, اور لمحہ فکریہ کس کے لیے ہے؟ پولیٹیشنز کے لیے ایز اے ہول ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہے, پارلیمنٹیرینز کے لیے, اور جو جمہوریت کے چیمپئنز ہیں سب سے بڑا لمحہ فکریہ ان کے لیے ہے. آپ یہ مجھے بتائیں ڈیموکریسی کو جو کاز کو لے کے لیڈ کر رہے ہیں, جو پارٹیاں اس پہ آگے آ کے گفتگو کرتی ہیں, کیا انہوں نے اپنی رینک اینڈ فائل میں جھانک کے دیکھا کہ 14 لوگ کون ہیں؟ ہم تو اٹ از بزنس ایز یوزول, بات ساری وہیں کی وہیں آرام سے چل رہی ہے. 2 سال یا 1.5 سال چلا گیا, کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے, ایوری بڈی از ہیپی, سارے لوگ خوش ہیں اپنی اپنی جگہوں پر. ہیونگ سیڈ دس, کیا یہ عمل, ایک کرپشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سلوگن نہیں ہے. کرپشن ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی میں سب سے بڑا ایشو ہے. یونائٹڈ نیشن میں جتنا ہیومن رائٹس کے حوالے سے, بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے اس کو جو امپورٹنس دیتے ہیں, آل دا ریسپانسبل گورنمنٹس تھرو آؤٹ دا ورلڈ, وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کرپشن کو ایک بہت بڑا چیلنج سمجھتی ہیں, اور سمجھتی ہیں کہ ڈیولپنگ ورلڈ جو معاف نہیں ہو رہا, تبدیل نہیں ہو رہا انٹو ڈیولپڈ ورلڈ, اس میں ایک مین ریزن آفیشلز کی کرپشن ہے. تو یہ پی ٹی آئی کا سلوگن نہیں ہے, یہ گلوبل سلوگن ہے. اکاؤنٹیبل گورنمنٹ کا تصور موجود ہے, جہاں پہ اکاؤنٹیبل گورنمنٹ ہوگی وہاں پہ لبرل ڈیموکریسی انٹرنچ ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. اچھا, اب اس اکاؤنٹیبل گورنمنٹ میں اور کرپشن کو ڈیکریز کرنے میں جو الیکٹورل پروسیس ہے وہ جتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا اس کا اتنا ہی بہتر امپیکٹ آئے گا. تو جو جمہوریت کا نعرہ مارتا ہے اور ٹرانسپیرنٹ الیکٹورل پروسیس نہیں چاہتا, میرے خیال میں خود کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور اپنے الیکٹریٹ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہ وہ نیب کی ریفارمز میں پہ یقین رکھتا, نہ وہ کرپشن لیس گورننس سٹرکچر پہ یقین رکھتا, اور ایسے لوگوں کو ووٹ دینا یا ایسی جماعتوں کو ووٹ دینا, وہ پاکستان کے عوام کو بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے, چاہے یہاں کا پڑھا لکھا فرد ہے چاہے یہاں کا ان پڑھ فرد ہے. دونوں سوچ سکتے ہیں, دونوں میں سوچنے کی صلاحیت ہے اور ضرور سوچنا چاہیے. چٹان صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب گفتگو ہو رہی ہے اور جس طرح کی انکشافات ہو رہے ہیں, عوام میں بھی سیاستدانوں کی توقیر میں اضافہ نہیں ہو رہا, گراوٹ آ رہی ہے. تو ہمیں دیکھیں, ایک ہوتی ہے پالیٹکس, آپ تو پالیٹکس میں کافی عرصے سے ہیں, ایک ہوتی ہے قانونی بحث, ایک ہوتی ہے اخلاقیات. تو سر یہ اخلاقیات کے حوالے سے بھی ہمیں اس اخلاقی گراوٹ کا راستہ تو روکنا ہے. دیکھیے, سیاست میں تو اخلاقیات تب ختم ہو گئے تھے کہ ہر ڈکٹیٹر جو آ کے اور انہوں نے آرٹیفیشل سیاستدانوں کی ایک فیکٹری بنائی تھی, اور آپ آرٹیفیشل سیاستدان ہر پارٹی میں بری ہوئی ہیں. تو وہ اخلاقیات نام کا چیز بہت زیادہ اگر بالکل ختم نہیں ہوا ہے, اور آج بھی الحمدللہ بہت سارے ہیں, لیکن 1000 اچھے لوگ اس کا تو کوئی یاد نہیں کرتا ہے نا. ایک بندہ خراب ہو تو وہ سب جی, وہ تو مثال بھی ہے نا, اس طرح پورے چاولوں کی دیگ میں مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ شاندانہ صاحبہ ابھی اسمبلی میں ہے اور میں نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ قانون سازی کیسے ہو جاتی ہے.
اور یہ ہے اس کو نہیں پتا کہ قانون سازی کیسے ہو جاتی ہے. وہ تو یہ بتائیں گے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر قانون سازی کرنا چاہتے ہیں ہم تابعدار تھے. ہم یہ جو مناظر ہم نے دیکھے لیکن یہ تو کشمیر پہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے. یہ تو پرانی بات پہ چلے گا چٹان صاحب. آپ نے خود کا موضوع پہ ماضی کو آپ یاد نہیں کریں گے. آپ مستقبل کو اپنا نیا حال اور مستقبل نہیں بنا سکتے. جب میں نے دوسری بات اس نے اب یہ بات کی این آر او والی بات کی نا. سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہمیں اب این آر او کا ضرورت نہیں ہے. این آر او کا ضرورت ہے اب حکومت کو. وہ کیسے؟ ہمارے وہ ایسے کہ یہ پھنس گئے ہیں. ہمارے جو این آر او والے لوگ تھے جو لوگ تھے وہ باہر آ گئے. مطلب یہ کہ زبان کی پھسلن ہوگی پھر. نہیں پھسلن نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ این آر او ان لوگوں کے لیے مانگ رہے ہیں تو وہ تو سارے عدالتوں نے چھوڑ دیے. چلو ٹھیک ہے. اور جو کمنٹس دیے وہ تو دی. ابھی این آر او کی ضرورت ان کو ہے کہ یہ قوم کو بتائے. جناب محترم عمران خان صاحب بتائے کہ چینی پہ آپ نے جو نوٹس لیا تھا اور آپ نے انکوائری کے اور وہ شادانیاں بجا رہے تھے ان لوگوں کا کیا ہوا. ٹھیک ہے. پیٹرول کا جو اس ملک کو نقصان ہوا اس کا کیا ہوا. ٹھیک ہے. گندم پہ اس ملک کا جو غریب کی جیب پہ ڈاکہ پڑا اس کا کیا ہوا. یہ مالم جبہ کا کیا ہوا. بی آر ٹی کا کیا ہوا. اب این آر او کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جو کہ 26 تاریخ کو ہم ان لوگوں کے گھیراؤ کر رہے ہیں. گھیراؤ کر رہے ہیں آپ کا. صرف ان کے بھی نہیں اداروں کے بھی. وہ دیکھیں کہ بھائی ہم پہ جو الزامات تھے آپ نے تو 90 دن ہم کو ریمانڈ پہ رکھا. آپ نے زلف بخاری کو کیسے چھوڑ دیا. بتائیے جی. ہمیں ادارے یہ بتائے چلیں ہمیں ادارے یہ بتائے کہ آپ نے پردوسا شقوان کا کیس کو کیسے ختم کیا. بتائیں جی. آپ ہمیں یہ بتائے کہ ابھی تک یہ تو آپ 26 مارچ کو جا کے پوری تقریر کیجئے گا نا. وقت کم ہے. آپ نے جن کے نام لیے ان کے جواب دے دیں. تو جواب دے دی سارے بی آر ٹی کا بھی. بتائیں جی. یہ اس پہ اداروں نے کیا کیا جی بتائیں. یہ کہہ رہے ہیں ہم سوالات اٹھائیں گے 26 اور اب این آر او کی ضرورت اور آپ کو ہے. فارن فنڈنگ فنڈ کا بھی بتائے. فارن فنڈنگ کا کہ اسرائیل سے اس میں کیسے پیسے آ گئی. انڈیا کے لوگوں کو کیا شوق ہوا کہ پاکستان میں ایک پارٹی کو منتخب کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ بتائیں. یہ سنجیدہ سوالات ہے. آپ کے ہنسی نہیں روک کیونکہ ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گا. بٹ چلے اچھا دے ٹائم تو دینا بھائی. کیا جواب دے. اسرائیل والے کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسرائیل ہماری سینٹ میں کیسے پہنچ گیا یہ میری سمجھ سے باہر ہے. بٹ چلے لیٹ می جسٹ آنسر. سیاست ہے نا. سیاست میں آپ کو بات کہاں سے کہاں نکالنی چاہتی ہے. دیکھیں اگر یہ بات کریں گے کشمیر کی تو ان کے جو پی ڈی ایم والے دوست ہیں نا ان سے ذرا پوچھیں کہ انہوں نے اٹل کشمیر کا آپ نے کیا نا سر. ہاں اگر آپ چاہتے تو میں کر لوں گا لیکن کیا نہیں ہے ابھی تک. کہ جو ان کی پی ڈی ایم والے دوست ان کے گھر ماشاءاللہ مودی صاحب کھانوں پہ آتے ہیں شادیوں پہ آتے ہیں تب ایک دوسرے کو وہ کیا کہتا بلاول صاحب نے کیا کہا تھا کہ یہ نواز شریف جنرل ضیاء الحق کا بیٹا ہے. یاد ہے میں نے تو نہیں کہا تھا نا. اور یہ کہتی تھی مریم صاحبہ کہ عمران اور زرداری بھائی یہ لوگ اپنے موقف کو سارٹ آؤٹ کر لیں. ہمارا غم نہ کریں. اگر ہمیں این آر او چاہیے ہوگا ہمیں جیل میں ڈالیں گے تو بھگت لیں گے. اپنے غم سنبھالیں ہمیں فکر نہ کریں. جہاں تک سینٹ کی بات ہے معذرت کے ساتھ میں نے پھر کہا کہ آج آپ کمٹمنٹ صرف چٹان صاحب سے لے لیں اور کسی سے مت لیں کہ کیا یہ صاف شفاف جتنے بھی بیلٹس ہوتے سیکرٹ کانسٹیٹیوشن کے نیچے ہو چاہے الیکشن ایکٹ کے نیچے ہو کیا یہ ماننے کو تیار ہے کہ جی یہ غلط ہے اس کو صاف کریں اور یہ جو بھینسوں کا بازار لگ جاتا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. چٹان صاحب اور کنڈی صاحب تو دعویٰ کریں کہ 25 ایم این اے ان کے ساتھ رابطے میں آپ کو پتہ میرے سوال کا جواب بالکل میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے. میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے نا. مجھے بتا دے کہ ہاں میں کرپشن کے خلاف ہوں. ہاں میں بکنے اور خریدنے کے خلاف ہوں. نہ بکیں گے نہ بکنے دیں گے. مسئلہ ختم. پھر تو آگے سارا قانونی ہے. نہیں اب اس کا جواب دیں ہم ویسے. پھر میں کاکڑ صاحب کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں نہ خریدنے کے لیے نہ بکنے کے لیے. میں نے ابھی آپ کو بتایا نہیں آپ اس کا جو انہوں نے کہ میں 25 کروڑ پہ بکا نہیں ہوں. غریب بندہ ہوں ایک سیاسی ورکر ہوں. میں 25 کروڑ پہ بکا نہیں ہوں تو میں کیسے میں پارٹی کا بھی اجتماعی گفتگو کر رہا ہوں. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے بکنا. خریدنا ہے مسئلہ. خریدنا بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ خریدتے ہیں پرویز خٹک اور اسپیکر صاحب. آپ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. پارٹی والے وہ پی ٹی آئی والے تو آپ کے لیے تو نہیں خریدیں گے نا وہ لوگ. آپ لوگوں کا ایشو ہے. چٹان بھائی وہ آپ کے لیے خریدیں گے جن کے نام آپ لے رہے ہیں بار بار. وہ اپنے لیے خرید رہے ہیں. اپنے دوستوں ٹی ایمز کے لیے خرید رہے ہیں. بندے آپ کی جیت جاتے بہرامند تنگی کی لاٹری نکل آتی ہے. بھائی بہرامند تنگی کے پاس اگر پیسے ہیں تو مجھے بتائیں. یا تو بتائیں کہ اس کا 8 مرلے کا گھر نہیں ہے. مجھے بتائیں بلوچستان میں جو 50 سے 70 کروڑ کا بھی پی ایم کہہ رہے ہیں اور یہ
फॉरेन फंडिंग और मामला कहां से कहां निकल गया? नहीं, फॉरेन फंडिंग के हवाले से तो देखिए, मैं समझता हूँ पीटीआई को ये क्रेडिट जाता है कि ये वो वाहिद सियासी जमात है जिसको जो इस्राइल से डिनर्स के पैसे जरिए सर, आप नाम ले रहे हैं, लेकिन फिर इजराइल आ सबूत भी होना गया, चाहिए। इजराइल आ गया, कश्मीर आ जाएगा। अच्छा, मुझे Election Commission, let me- ये एक लॉ फर्म है अमेरिका में जिसमें लोग पार्टनर्स हैं। वहाँ पे $200 किसी ने उसको नकद दिए और उस लॉ फर्म का चेक जो है वो पीटीआई को फंड किया गया। अब उसको इन्होंने इसराइल के साथ जोड़ दिया। अच्छा, साल डेढ़ साल पहले मैं प्रेसिडेंट जरदारी साहब बहुत एहतराम के साथ उनका एक इंटरव्यू आया प्राइवेट निजी चैनल पे। उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ ग्रेटर पंजाब पे यकीन रखता है और वो अपने बिजनेस एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहता है। ग्रेटर पंजाब का मतलब होगा ज़्यादा बैंक, ज़्यादा सब कुछ। अब वो आदमी जो पाकिस्तान तोड़ना चाहता है बकौल जरदारी साहब, उनके साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे 1.25 साल के अंदर अंदर इन्होंने इस हुकूमत को अंडू करना चाहते हैं। ज़रा अपने गरेबान हम सबको झांकना चाहिए। मैं चट्टान को फिर दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि ये मसला देखिए, मैं किसी की करप्शन का दिफा इधर क्यों करूं, चाहे वो मेरी पार्टी से नहीं मेरा बाप हो। मैं किसी की करप्शन को डिफेंड नहीं करूंगा। मैं चाहे वो जाम कमाल हो, चाहे वो सादिक संजरानी हो, चाहे वो इमरान खान हो, मैं उसकी करप्शन का दिफा नहीं करूंगा। मालम जबा पे कोई आता है जरूर आए, लेकिन अगर आसिफ अली जरदारी साहब पे इल्जामात है उनको भी साफ होना चाहिए। एवन फील्ड पे मियां नवाज शरीफ आज दिन तक नहीं बता पाए हैं कि इस फ्लैट के पैसा कहां से आया है। आखिर पाकिस्तान के अवाम के टैक्स पेयर का जो मैं खून पसीने से अपनी कमाई करता हूं और उसमें से 10% टैक्सेशन की सूरत में सरकार को, रियासत को देता हूं, उसमें से ₹2 या ₹8 चुराए जाते हैं। क्यों मैं उस चोर का दिफा करूं? अच्छा, मेरा अगर चोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर चट्टान साहब से सवाल करूंगा वो पीटीआई पे इल्जाम लगाएंगे। मैं तो किसी पे इल्जाम नहीं अगर मैं ये कह रहा हूं, ये तो आप नहीं लगा रहे हैं, अगर आप लगाते, मैं ये कह रहा हूं कि तमाम लोग, अगर मुझ पे कोई इल्जाम है, अगर मुझ पे कोई इल्जाम है, मैं नैब जाऊंगा, मैं उनको आंसरेबल हूं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसने उस इदारे को बनाया गया है। थोड़ा थोड़ा अब ये दो, ये मैं कह रहा हूं ये चट्टान साहब ने वैसे अब मेरा भाई कह रहे हैं ना वैसे कि नहीं मुझे तो किसी पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। आपने जरदारी साहब की बात तो की कि उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ बात की थी, लेकिन आपने ये नहीं कहा। एक मिनट, एक बात सुनिए, लेकिन आपने ये नहीं कहा अगर आप गैर जानिबदार है कि इमरान खान ने चौधरी उनके बारे में क्या कहा था। हाँ, उन्होंने भी कहा। एक सेकंड, मैं कहता हूं ना, आपने ये नहीं कहा। ये तो मैं कह रहा हूं, तो आप कह रहे हैं ना, आपने ये नहीं कहा इमरान खान ये इमरान खान ने, तो ये इमरान खान ने एमक्यूएम के बारे में क्या कहा था। मैं कहता हूं ये शेख जरदारी का मान ले। ये शेख रशीद ने, भाई मैं मान रहा हूं इमरान खान का, आप जरदारी का मान ले। ये शेख रशीद ने, यार इमरान खान साहब मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं मान रहा हूं उनका, आप जरदारी साहब का माने। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मेरा वालिद भी करप्शन करे तो मैं नहीं इसको डिफेंड करूंगा। जाहिर बात है, किसी को नहीं डिपेंड करना चाहिए। उससे आगे तो कुछ नहीं है ना, किसी को नहीं डिपेंड करना चाहिए, किसी करप्ट इंसान को नहीं। चट्टान भाई हो रहा है भाई, मैं इमरान खान साहब की पॉलिटिकल ओपिनियन एमक्यूएम के मुताबिक गलत थी, मैं तस्लीम मान रहे। एक सेकंड, अब आप मानेंगे साहब के बारे में, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपके शोज पे आ रहा हूं, हर शो पे जा रहा हूं, मुझे एक बार बताइए कि मैंने कभी कहा है कि जरदारी साहब पे इल्जाम है, इसके खिलाफ केस क्यों चल रहा है। मैंने तो रोना यही है, नहीं भाई, हमारा रोना ये नहीं है। हमारा रोना ये है कि हर एक के साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए। हमारा रोना ये है कि जो तरीक़ाकार अपोजिशन के साथ है वो तरीक़ाकार आप हुकूमत के साथ भी करें। जो इल्जामात अपोजिशन के मेंबरान पे है, आपने इसका जो मीडिया ट्रायल किया, जो 90 दिन आपने रख दिया, कानून में तब्दीली क्यों नहीं की? फिर मेरा भी दिल जलता है इस पे, जब हुकूमत थी तो 90 दिन के रिमांड, इस पे तो हमने करोड़ों, मैंने जो बात माफी मांगी है करोड़ दफा, नहीं, क्या हमने क्यों कानून को चेंज नहीं किया? नहीं मान रहे थे, नहीं मुस्लिम लीग नून वाले नहीं राजी हो रहे थे, हमारे पास अपना इतना अक्सरियत नहीं था। मैंने जो मिसाल दी है वो जरदारी साहब की नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा इल्जाम उन्होंने साबका वजीर आजम पे लगाया है कि ये ग्रेटर पंजाब बनाने। मैं तो अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं।
آپ غدار وطن کو بقول آپ کے، میں نے تو وہ الزام نہیں لگایا، غدار وطن کو جو اس وطن کو توڑنا چاہتا ہے، میں اعلان کہہ رہا ہوں کہ ان کا رویہ درست نہیں تھا. آپ کہیں نا کیوں زرداری صاحب کا نام نہیں لے رہے؟ آپ کہنا کہ رویہ نہیں تھا ٹھیک، آپ کہیں زرداری صاحب نے غلط کہا یا کہیں نواز شریف محب وطن تھا. میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں نا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ جب ہم اپوزیشن تھے اور نواز شریف صاحب گورنمنٹ میں تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب اور خورشید شاہ صاحب ایک سٹیج سے پریس کانفرنس اور تقریر کرتے تھے. اب جو پوزیشن چینج ہوا ہے تو ہم مسلم لیگ نون ہم اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی بھائی وہ تو ملک توڑ رہے ہیں بقول آپ کے. کون سا آئین؟ گریٹر پنجاب کا آئین یا پاکستان کا آئین ان کے ساتھ بات کریں؟ واپس آ جائیں. میرا ٹائم گزر جائے گا. چٹان صاحب بڑے پکے سے کہتے ہیں میں خامخواہ سے کیوں بات کروں. میں تو نہیں کہہ رہا، یہ ان کے لیے میں نے یہ سٹیٹمنٹ سنا ہے. سنا ہی نہیں ہے چٹان صاحب نے. یہ اتنا کہتے ہیں اتنا بھی کافی ہے. اب میں ایم کیو ایم کی وضاحت کر دوں. وہ ایم کیو ایم الطاف حسین کی موجودگی میں آج بھی میں علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ وہ غدار وطن تھا. اور لندن میں خاتون کا وقت آپ لوگ الطاف حسین یہ لوگ ڈال رہے تھے. وہ کرمنل ہے، غدار ہے اور غدار اور اس طور پہ ہی میں اس کو سمجھتا ہوں. جو ان سے کام لیتے تھے وہ لوگ کیسے؟ آپ نے گریٹر پنجاب کا جواب ابھی تک نہیں دیا. نہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے سنی نہیں ہے سٹیٹمنٹ. سینٹ پہ واپس آ جاتے ہیں. پلیز سینٹ الیکشن ٹورڈز دی اینڈ. اب انشاءاللہ 11 مارچ کو ہونے جا رہا ہے. میں نے کبھی آرٹیکل بھی لکھا ہے اس پہ اور صرف میں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے 3 مارچ کو ہونے جا رہا ہے کہ ہر پاکستانی کو اگر خدا کا خوف نہیں ہے، ایک اسپیشل کیا کہتے ہیں ایک خود غرض سا خوف تو ہو سکتا ہے نا اپنی اولاد کا، اپنے خاندان کا. یہ جو کل ویڈیوز نکلی ہیں 20 لوگوں کی، وہ جس پارٹی کی بھی تھے، پیسے جس نے دیے، جس نے کھائے، جس نے لیے، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ نہیں، بالکل اچھی بات. دنیا نے دیکھا ہے. یہ تو بات صحیح ہے، اچھی بات نہیں ہے. تو خدا کا واسطہ ہے اس ملک کو نیچے مت. یہی بھائی میں کہہ رہی ہوں، حکومت کی بات نہیں ہے بھائی، کردار کی بات ہے. ہمارے جس کا سامنے آ گیا اس کے خلاف تو کارروائی کریں گے. ای سی پی میں جا رہے ہیں، نہیں اس کے علاوہ ای سی پی میں بھی جا رہے ہیں. سنیں نا، جس کی ویڈیو نہیں نکلی، آپ سپیکر کی اور پرویز خٹک کی نکالے، ان کی بھی ای سی پی پہ کارروائی شروع ہو جائے گی. تو دینا ویڈیو، بس مسئلہ ہی ختم. میں صرف نہ وہ سب کچھ کہیں گے، وہ تو قرآن پہ بھی جھوٹی قسم کھا رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کو بے عزت کرنا چھوڑیں، اپنے آپ کو بے عزت کرنا چھوڑیں، پاکستان کی عزت رکھیں، اپنی فیملی کی. یہ عزت بڑی مشکل سے بنتی ہے. تو خدا کا واسطہ ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز چھوڑ کے پاکستانی مسلمان نہیں بھی ہیں تو انسان تو ہے نا. حیا ہر کسی کی ہوتی ہے، صرف مسلمان کی نہیں ہوتی ہے. بہت شکریہ شاندانہ گلزار صاحبہ، اخنر چٹان صاحب، انوار اللہ کاکڑ صاحب. ویورز، اچھی دلچسپ مکالمہ ہوا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اب عہد کرنا ہوگا. ماضی تھا، ماضی کتنا تابناک نہیں ہے ایز پر سینٹ الیکشن از کنسرنڈ، لیکن جو 3 مارچ کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، طریقہ کار جو ہے وہ ایسا اپنایا جائے جس سے جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا کلا کما ہو سکے، اس میں کمی آ سکے. یہی ہمارے پروگرام کا ٹیک اوے ہے. اس ہفتے کا اسپیل کیسا لگا؟ فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی رائے سے ضرور نوازی گا. انشاءاللہ زندگی رہے صحت رہی. آپ سے ملاقات ہوگی پیر کی شب 10:05. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.